अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पेपर कर रहे हैं जून 21 का वेरिएंट है 22। इसका थ्रेशोल्ड है 39 आउट ऑफ 60। 39 आउट ऑफ 60 इसका थ्रेशोल्ड है। देखो, पहले क्वेश्चन में कहता है एग्जामिनर के कंप्लीट टेबल 1.1 by stating whether each of the quantities is a vector or scalar। एक्सेलरेशन वेक्टर है, रेजिस्टेंस जो होती है वो स्केलर होती है, मोमेंटम वेक्टर है। स्टेट द कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसकी दो कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, नोट्स में भी आप देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, एक कहलाती है सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 और दूसरी कहलाती है सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपको ना, लेकिन आपको इसको वर्डिंग में लिखना है, प्रॉपर वर्डिंग बनाकर। वो जो एक लैंग्वेज है ना अलजेब्रिक सम वाली, वो अल्जेब्रिक सम वाली लैंग्वेज बना के लिखना है। A floating solid cylinder is attached by a wire to the sea bed as shown। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया हुआ है और हमें सिलेंडर का वेट दिया हुआ है, वाटर डेंसिटी दी हुई है। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 × 10⁻³ The base of the cylinder is at a depth of 0.10 meter below the surface of water. The cylinder has a weight of 20 Newton and 28 Newton. The wire and the central axis of the cylinder are both vertical। ठीक है, ये सबमर्ज का केस लग रहा है। कैलकुलेट टू 3 सिग्फिग द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ड्यू टू वाटर। अब जो अपथ्रस्ट होता है वो, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अपथ्रस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रो वी जी। रो किसका होगा? डेंसिटी का। वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस फ्लूइड का। तो वॉल्यूम होगा वो डिस्प्लेस फ्लूइड का लेना होगा। तो आपने अगर ये, मैंने ऐसे कहा था ये हम पेपर की डिस्कशन क्लास है, डायरेक्ट हम पेपर तो पूरा नहीं करते क्योंकि वो 1 घंटे में फिर उसमें पूरा भी नहीं होता। कुछ लोगों ने किया होता है, कुछ ने नहीं किया होता। तो बेस्ट ये होता है कि जो जो पेपर मैं आपको देता जा रहा हूं उस पेपर को आप रखें और सॉल्व करके कंपेयर करते जाएं। जैसे आप यहाँ अपथरस का फॉर्मूला लगाएं और उसमें वैल्यूज प्लग इन की हो तो कंपेयर कर लें।
सॉरी, चेक करिएगा, आई थिंक अब आवाज आ रही होगी। तो जब इसको डिप करोगे, पानी का लेवल राइज करोगे, तो ये और डिप होता जाएगा। जब ये पानी के अंदर जाएगा, पानी इसमें लेवल बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ने पर मजीद पानी डिस्प्लेस होगा। जब मजीद वाटर डिस्प्लेस होगा तो अपथ्रस बढ़ेगा। जब अपथ्रस बढ़ेगा तो वेट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ जाएगी, खिंचेगी ज्यादा। तो जब स्प्रिंग में टेंशन बढ़ेगी तो उससे फिर स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाएगी। A ball is thrown vertically downward to the ground as illustrated. बॉल नीचे की तरफ फेंकी इन्होंने। स्पीड शुरू में u है, बाद में 8.7 हो जाती, हिट करने पर डिस्टेंस हाइट 1.5 है। The ball is thrown with speed u from a height of 1.5. The ball then hits the ground with speed 8.7. Assume that air resistance is negligible. तो अगर air resistance negligible कर दो तो फिर एक्सेलरेशन जो होता है वो g के बराबर हो जाता है। तो आपको डेटा मिल गया, हाइट है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो आपके पास u जो है वो निकालना है, v जो है वो 8.7 है, a जो है वो पॉजिटिव g क्योंकि नीचे आ रहा है, s जो है वो हाइट है। s अगर हाइट है और 1.5 है और आपको निकालना है u, तो फिर आप इसमें 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर निकाल लो। State how Newton's third law applies to the collision between the ball and the ground. न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे तो दोनों एक दूसरे पर बराबर और ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। आप एग्जामिनर को बताओगे कि ग्राउंड और बॉल एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है ग्राउंड का इनर्शिया ज्यादा है तो ग्राउंड तो नहीं हिलेगा ज्यादा, बॉल बाउंस कर जाएगी। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड फॉर अ टाइम ऑफ 0.09091 सेकेंड। The ball rebounds vertically and leaves the ground with speed 5.4. The mass of the ball is this. Calculate the magnitude of the change in momentum. तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? इम्पल्स है डेल्टा P इज इक्वल टू m डेल्टा V। वो पुट कर दो और फिर उसके बाद इम्पल्स निकालो। स्ट्राइक करते वक्त 0.32 है और बाउंस करते वक्त 0.51 है। एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि आप जो आपके पास उससे रिबाउंड वेलोसिटी दी है 5.4, डायरेक्ट पुट कर दो। एक 5.4 दी है ना और दूसरी उसने दी थी 8.7। तो आपके पास जो इम्पल्स का फॉर्मूला है वो दो तरीकों से लग सकता है। एक तरीका जो बहुत बेसिक है, जो मैंने कई मरतबा कराया, कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। आपको मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जो है अगर आप लेते हैं 8.7 और रिबाउंड वेलोसिटी ले लें -5.4, ये पुट करें तो इम्पल्स निकल आएगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो एवरेज रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है इम्पल्स अपॉन टाइम।
हमें टाइम दिया हुआ है इस सवाल में, देखो यहां पर टाइम दिया हुआ है। इम्पल्स आप यहां से निकाल लें, फिर इसमें आप वैल्यूज डाल दें। आपके पास इम्पल्स की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है। यूज योर आंसर इन सी पार्ट 2 टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। अब देखो पहले आपको एवरेज रिजल्टेंट फोर्स एक्स ऑन द बॉल, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि दो अलग अलग मर्तबा वो एक ही चीज क्यों पूछ रहे हैं अपेरेंटली। तो पहले आपने इम्पल्स रखा और वो 0.83 वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली जो पिछले पार्ट का फाइनल आंसर था वो निकाला। अब मसला ये है कि जब मैग्नीट्यूड है एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल, वहां पर ग्राउंड का वेट भी होगा, ग्राउंड अपने वेट से भी एक्ट करेगा और ये इम्पल्सिव फोर्स भी होगी, तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। इसलिए आप उस दोनों को लाओगे और वहां पर वो फोर्स रिबाउंड की ज्यादा हो जाएगी। ये टेक्निकल पार्ट है, इसको और से देख लो। The ball was thrown downward at time t is equal to 0. At time t is equal to 0, at time and hits the ground and time t is equal to t. Sketch the graph to show the variation. अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एयर रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल नहीं थी ना उधर, अभी तक एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड नहीं है, तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो आपको दिखाना होगा कि वेलोसिटी जो है जब ये रिबाउंड करेगी,
इस स्केच में थोड़ा इशू है। ये जो स्केच बना हुआ है इसके मुताबिक तो स्पीड कम हो रही है जबकि स्पीड बढ़नी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर देखें, ये जो हमने u की वैल्यू निकाली थी वो 6.8 है और v की वैल्यू 8.7 है। अगर ये अगर डाउनवर्ड मोशन है तो इसमें स्केच में गलती हुई है, स्केच ऊपर की तरफ बनेगा। तो मैंने इसको ये करेक्ट कर दिए, वेलोसिटी बढ़ेगी। He says, in practice, air resistance is not negligible. State and explain the variation, if any, with time t of the gradient of the graph when air resistance is not negligible. अगर air resistance मौजूद हो तो होता क्या है कि एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। एक्सेलरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, वेलोसिटी बढ़ती तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। और फिर क्या होगा, जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो तो फिर ग्राफ ऐसे बनता है यूं, और फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेगा। A child of weight 330 Newton is at point P at the top of a slide. The slide is at the edge of a swimming pool as shown. तो ये ऐसे आएगा नीचे और यहां से फिर आकर पूल में गिरेगा। The child moves from rest to the lowest point of the slide, that is a vertical distance of this. Below, the child continues moving toward point Y, which is at the end of the slide, and a vertical distance of this. Above the lowest point, the kinetic energy of the child at Y is 540 joule. Y पर उसके पास जो एनर्जी है वो 540 जूल है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 है तो एनर्जी भी 0 होगी। Calculate the difference in the gravitational potential energy of the child at point X and Y. तो इसमें ये करना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा EP इज इक्वल टू mg डेल्टा H। तो पहले इन दोनों को माइनस करके डेल्टा H निकाल लो। चाइल्ड का मास दिया होगा, अगर मास कहीं दिया हुआ है, हाँ चाइल्ड का वेट दिया हुआ पूरा 330, तो ये पूरा 330 हो जाएगा और इनटू
4a-1.1 लगा दो और इसको फिर पुट करके सॉल्व करो। An average frictional force of 52 Newton acts on the child when moving from X to Y. By considering changes of energy, determine the distance moved by the child from X to Y. अब ये है कि उसने जो डिस्टेंस मूव किया है X to Y, वो कह रहा है डिस्टेंस निकालो। अब इसका एक तरीका वही है कि हमें फोर्स तो दी हुई है, तो हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। वर्क डन का फायदा ये होगा कि वर्क डन में ना डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो एक तरीका ये है कि लॉस इन पोटेंशियल ये फॉर्मूला है। एक तरीका ये है, और अगर आप इस तरीके में सारी वैल्यूज, क्योंकि पोटेंशियल तो उसने पहले निकलवाई है, तो ये लॉजिक लगाकर और फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लो, फिर उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा, उसी फॉर्मूला को रीअरेंज करो ना, डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाओ तो आंसर आ जाएगा। The child leaves the slide at point Y. आगे उसने ना प्रोजेक्टाइल इन्वॉल्व किया है, that is an angle of 41 degree to the horizontal. The path of the child through the air is shown. Point Z is the highest point on the path of the child through the air. Assume that air resistance is negligible. यहाँ इसके दो कंपोनेंट भी बन सकते हैं, लेकिन पहले ही देखते हैं कि हम वो कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट वाई। हमें ना यहाँ y पर काइनेटिक एनर्जी पता है। देखो हमें काइनेटिक एनर्जी पता है 540, चाइल्ड का वेट पता है 330। तो हम क्या कर सकते हैं
कि हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² कर दें। हमें काइनेटिक एनर्जी जो है ये गिवन है 540, ठीक है, हम 540 रख दें। और मास जो होता है वो वेट अपॉन ग्रेविटी वैल्यू होता है, उसमें हमें इसका चाय का वेट दिया हुआ है 330, तो आप इसमें 540 को 2 उधर ले जाए और यहाँ 330 अपॉन 9.8 कर दें और इंटू v²। फिर जब आप रीअरेंज करेंगे तो v को सब्जेक्ट बनाएं, अंडर रूट लें और आंसर निकाल लें। ठीक है, फिर पॉइंट z। अब जब ये z पे पहुंचेगा तो z हाईएस्ट पॉइंट है। देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स बन जाते हैं, उसने एंगल भी दिया हुआ है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल में तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे करके अगर आप इसको मॉडल करें, अगर आप इसको मॉडल करें तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, फिर ये वेलोसिटी है और ये वर्टिकल है, एंगल भी दिया हुआ है। जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे आएंगे तो सिर्फ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, तो उसको ही निकाल लें। vx इज इक्वल टू v cos थीटा। वेलोसिटी पिछले पार्ट में आई हुई है और एंगल आपको पता है कि एंगल जो है इसका वो 41 डिग्री है, तो एंगल रखें और उसके रख के सॉल्व कर लें। ठीक है, अब इसमें देखो कि तुम वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट निकालते हो, प्रोजेक्टाइल में x कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा 5.6 या 5.7 वही चलता जाएगा और उसको आप वैल्यू में डाल दो। For a progressive wave, state what is meant by its period। जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो उन्हें कहते हैं जिनमें एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है, एनर्जी सोर्स से निकलकर बाहर जाती है। पीरियड का मतलब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, वो जो हम एग्जामिनर को ये वाली इक्वेशन से बताते हैं कि अगर एक मीडियम में 2 वेव्स मूव कर रही हो, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो और वो एक पॉइंट पर आकर मीट करें, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, जब एक पॉइंट पे मीट करें तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम होता है। ये फॉर्मूला लगाकर उसको एडअप कर दें। Electromagnetic waves of wavelength this are emitted in phase from 2 sources x and y and travel in a vacuum. The arrangement of the sources is shown. एक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.38, दूसरे ने ट्रेवल किया 1.24 और उनका एक पॉइंट पे आकर मीट हुआ। The detector moves along a path that is parallel to the line xy. तो ये डिटेक्टर ऊपर की तरफ नीचे तरफ मूव करेगा। पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा एंड मिनिमा इज डिटेक्टेड। मैक्सिमा का मतलब होता है एंटी नोड, हो सकता है ये इसको ऊपर लेकर जाए, हो सकता है नीचे लेकर आए। तो जब ये ऐसे मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, जब ये इस तरह मूव करेगा, जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा
तो ये दोनों तरफ मूव करेगा। स्टेट द नेम ऑफ द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स द वेव फ्रॉम एक्स टू वाई। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असल चीज होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ दिया हुआ है 0.040 मीटर। मैंने एक ग्रुप पे टेबल पोस्ट किया था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वेवलेंथ थे। मैंने कहा था उसको याद कर लें, क्योंकि उससे आपको उसको मेमोराइज करके फिर सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब वो जो पॉइंट, ये जो वेवलेंथ दिया हुआ है ना, ये है 0.04, ये है माइक्रोवेव्स का। कैलकुलेट द पीरियड इन पिको सेकेंड, फॉर्मूला लगा दें, F इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा बाई टी। लेमडा आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड बाद में एडजस्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट बना लें, वी रखें और सॉल्व कर दें। So that the path difference at t between the waves from x to y is this। path difference क्या होता है, दोनों डिस्टेंसेस को माइनस करो और फिर उसको ना लैम्डा से रेशो कर दो, तो वो पार्ट डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। यहाँ दो पार्ट डिफरेंस दिए हुए, दो डिस्टेंसेस दिए हुए, दोनों को माइनस करो और फिर उसको लैम्डा से रेशो कर लो। अगली पार्ट में एग्जामिनर कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। वो आसान है क्योंकि 1 लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियन, तो आप उसको 2 पाई से करो। वो चूंकि 360 से ऊपर जा रहा है, 3.5 हो रहा है ना, तो आप उसको फिर वापस ला सकते हो 180 के ऊपर, 360 से हाफ कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप इसको कन्वर्ट करो, एक्सेप्ट तो हो जाता है, लेकिन ये कि 3.5 इंटू 360 करेंगे या 2 पाई करेंगे तो वो एक साइकिल से ऊपर चला जाएगा। अब आपको पता है कि वो साइकिल घूमते जाते हैं जो लोग मैथ्स भी लेते हैं, तो आप उसको 0.5 से भी रेशो कर सकते हो और उससे भी वही आ जाएगा। ये होता क्या है कि जो एंगल होते हैं ना, वो असल में एक साइकिल में 360 होते हैं। अब ये जाहिर है मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि जो एंगल होते हैं ऐसे करके यूं, ये जब एक साइकिल पूरा होता है तो 360 हो जाता है। अब अगर एक साइकिल से ऊपर चला जाए तो फिर जितना ऊपर जाता है उसको आप 360 से एडजस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट दोबारा ले ले ऊपर जाकर, तो वो 360 में ऐड हुआ होता है, तो उसे 360 माइनस कर दें तो वापस आ जाएगा। The waves from X alone have the same amplitude at Z as the wave from Y alone. State the intensity of the wave at Z. अब Z जो हाँ बन रहा है वहां 3.5 लैम्डा है, डेसिमल में तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब आपको ये पता चल जाए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फिर वहां पर आप उनको दोनों को माइनस कर दें और जीरो कर दें, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो उस पे फिर नोड बनता है। The frequencies of the wave from x and y are both decreased to the same lower value. The waves stay within the same region of EM spectrum. उसने फ्रीक्वेंसी कम तो की है लेकिन अभी भी वो माइक्रोवेव के अंदर है।
अब अगर वो चेंज ऑन द पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी, अगर वो फ्रीक्वेंसी कम करेगा तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन, देखो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला। अब आप कह रहे हो, एग्जामिनर कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है, जब फ्रीक्वेंसी कम करेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा। एक्स का मतलब क्या है, फ्रिंज सेपरेशन, तो जो फ्रिंज सेपरेशन है वो बढ़ जाएगी। डिफाइन द ओम, देखो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो ओम की डेफिनेशन आप यहां से कर सकते हो ऐसे। मैंने ये सिखाया था कि ऐसी डेफिनेशन करने के लिए तरीका ये होता है कि आप अपनी हर डिनोमिनेशन के साथ 1 लगा दें। A wire is made of metal of resistivity rho. The length L of the wire is gradually increased. Assume that the volume of the wire remains constant as its length is increased, so that the resistance R of the extending wire is proportional to L square. तो कह रहे हैं वॉल्यूम नहीं बदलेगा। अब इसमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम को वो कांस्टेंट कर देता है तो अब वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं बदल रहा। अब आप प्रूफ करें कि R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। यहां से ए को सब्जेक्ट बनाएं तो V अपॉन L स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसको फॉर्मूला में, ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दें। जब आप ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो R होगा रो L अपॉन V अपॉन जो एरिया होगा, जो होगा वो वॉल्यूम अपॉन लेंथ होगा। और वॉल्यूम ऑफ द लेंथ को आप जब सॉल्व करेंगे तो आप उसके साथ रखकर फिर आप R को रीअरेंज करें। R इज इक्वल टू रो, ये L ऊपर आ जाएगा ना, L स्क्वायर अपॉन V। फिर R इज इक्वल टू, देखो रो कांस्टेंट है और रो और जो L है ये दोनों कांस्टेंट हैं। आप एग्जामिनर को बताओगे कि रो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, उसका मतलब होगा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटी सी डेरिवेशन है और ये इस तरह की डेरिवेशंस पेपर में सोचता है, क्रिएट करता है, ये पेपर में काफी ट्रिकी होती है। A battery of EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistance of resistance kept, उसके बाद एक बाहर भी resistance क्या बोला। Ammeter measures the current I in the circuit. Voltmeter measures the potential difference V across the variable resistor. The resistance R is now varied. Change the values of I and V. ठीक है,
यूज फिगर 5.2 टू स्टेट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब ये जो ग्राफ होता है इससे आप ईएमएफ कैसे निकालें? ईएमएफ जो होता है ना वो सम ऑफ ईएमएफ जो होता है वो सम ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल वोल्टेज होता है। ईएमएफ दोनों का सम होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास ये ग्राफ है, ई का फॉर्मूला होता है V प्लस आई आर। आप उसमें अगर V को सब्जेक्ट बना लो तो वहां पर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये जो ग्राफ की छोटी सी डेरिवेशन है, इसमें देखो V और हमने V और I को सब्जेक्ट बना लिया लीनियर लॉ से, और फिर Y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो ईएमएफ बन जाएगा। अब उसके बाद उसने कहा कि यूज फिगर 5.2 टू डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड। ये आसान है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है। अब जो V है वो मैंने ग्राफ से लिया हुआ है, और उसको आप रखकर वोल्टेज की वैल्यू रखकर और करंट की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लो। करंट है 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर अगर करंट है तो ग्राफ में 5 पे जाके रीड कर लो, उसे आंसर आ जाएगा। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट। अब यहाँ इस वाली डेरिवेशन का फायदा होगा कि तुम देख सकते हो कि ग्रेडियंट इज आर। One of the results of the alpha particle scattering experiment is that a very small minority of alpha particles are scattered through angles greater than 90. State what may be inferred about the structure of the atom from this result. कि बहुत कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से टकरा के वापस आ गए, रिबाउंड हुए ना। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अल्फा पार्टिकल इज मेड ऑफ अदर पार्टिकल। याद रखो, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल नो। प्रोटॉन तो खुद क्वार्क से बनता है। प्रोटॉन चूंकि क्वार्क से बनता है, इसलिए जो प्रोटॉन होता है उसमें प्रोटॉन is not a fundamental. A radioactive source produces a beam of alpha particles in a vacuum. Average current produced by this, इनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, दूसरा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। उसको आप इक्वेट कर दें, आई टी इज इक्वल टू एन ई। और हमें निकालना है एन, तो एन होगा आई टी अपॉन। अच्छा, इसमें ना एक ये चीज का एक मसला आता है, जब अल्फा पार्टिकल आ गए तो चार्ज तो उनका इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो मैं ये करता हूं कि मैं यहां पर आई यूज क्यू। टाइम 60 सेकेंड है, करंट आपको दिया हुआ है
ऐसे पुट करो और वैल्यूज निकालो। द अल्फा पार्टिकल्स इन द वैक्यूम इन सी एंटर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द अल्फा पार्टिकल एंटर द फील्ड विद देयर वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। अब चूंकि ई फील्ड हमारे कोर्स में अब नहीं है, ये पुराने कोर्स में होता था, तो अब आप इसको इग्नोर कर दो और ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो। अ न्यूक्लियस एक्स, इसका भी वो इशू है कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो हमने ये वाला पेपर माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया और अब हम अगली क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला जो काम है वो कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।